सभी समान धर्मी साथियों को सादर सस्नेह नमस्कार। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम एक उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर कुछ बात करने से पूर्व मैं उसे यहां पर दिखलाता चलूं। वह साल 42 था। रश्मि भारद्वाज, सेतु प्रकाशन से प्रकाशित। मित्रों, यह एक ऐसा उपन्यास है जिसकी कथा वस्तु के मूल में प्रेम है, और वह प्रेम कई रंगों में है। उस प्रेम ने कई काल देखे हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत भारत के एक परिवेश विशेष का प्रेम, जिसमें मिलन नहीं है मगर त्याग और समर्पण और समझदारी की भावनाओं से ओतप्रोत उस प्रेम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में मूव ऑन करने की जो शब्दावली है, मूव ऑन करने की जो शब्दावली है तो यह समकालीन शब्दावली, मगर किसी से टूटकर प्रेम करने और किसी और के साथ, उस प्रेमी से अलग किसी और के साथ अपनी गृहस्थी को बसा लेने की रवायत पुरानी है, हमारे देश में भी और विश्व के अन्य हिस्सों में भी। इस रवायत में प्रेम मरता नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक सूफियाना शक्ल अख्तियार कर लेता है। तभी तो कमाल के सूफी संत और कवि रूमी की मानीखेज पंक्तियों को उपन्यासकार ने उपन्यास की शुरुआत में ही जगह दी है। यहां रेनर मारिया रिल्के की पंक्तियां हैं, और जब कथा प्रेम की हो रही हो तो वहां प्रतीक्षा के भाव कैसे नहीं आएंगे। प्रेम में टूटन और समानशील सहृदय सहयात्री तक पहुंचने की प्रक्रिया में टूटन की कुछ एक कड़ियों से गुजरने के खट्टे मीठे अनुभवों के मूल में भी तो कहीं प्रतीक्षा का ही भाव है। ऐसे में वेटिंग फॉर गोदो की भी यहां चर्चा की गई है। एक अध्याय उसी से शुरू होता है। यहां शेक्सपियर हैं, टी.एस. इलियट हैं, तुलसीदास हैं, तमाम लेखकीय सांस्कृतिक संदर्भों से यह कथा सुसज्जित है। ऐसा इसलिए भी है कि जो इस उपन्यास की नायिका है वह एक चित्रकार है, और उसके लिए कुछ लिखना खास हो जाता है। अगर इस नायिका जो अनाहिता है, जिसका नाम अनाहिता है, अगर वह पेंटर न होकर रचनाकार होती तो शायद उसे अपने लिखे से इस तरह की जो एक सहज और विशेष संपृक्ति है न होती। क्योंकि जब आप कोई काम रूटीन में करते हैं तब उसका एक दूसरा संदर्भ बन जाता है। लेकिन
जब एक पेंटर लिखता है, उसके लिए पेंटिंग उसकी दैनंदिनी का हिस्सा है, मगर लेखन उसके लिए विशेष है। तो यह जो विशेष का भाव है, लगातार जब वह अपनी यह कथा सुना रही है, तो वह भाव, विशेष का वह भाव यहां पर आता है। हर समय वह तारी रहता है। इससे भी कथा में और उसकी भाषा में एक खास तरह का सौंदर्य आ जाता है। और मित्रों, अभी हाल ही में हम लोग, या अब भी कहिए, कोरोना से कहीं ना कहीं परेशान ही हैं। और पूर्व में तो हमने इसके प्रकोप को खूब खूब देखा। कई आत्मीय जनों को, प्रतिभाशाली लोगों को खोया। तो इस पुरातन कथा में आज का समय भी है। अना यानी अनाहिता शर्मा की अपनी कहानी तो है ही, और जब वह इस उपन्यास को लिख लेती है और लोगों के बीच ले जाती है, उसका पाठ करती है, तो वह भी कोरोना के बाद का समय है। तो इस तरह से इस उपन्यास में अलग अलग काल भी व्यंजित हुए हैं। और कोरोना ने जिस तरह से इस सदी को दंश दिए हैं, और जिस तरह से कई चीजें लगता है कि अस्थायी रूप से बदल गई हैं, उसकी भी आहट, उसके भी संकेत इस उपन्यास में, इसके विवरणों में हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसी और कई बातें हैं जो हम करेंगे। वह साल 42 था, स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों की पृष्ठभूमि में यह जो उपन्यास का शीर्षक है, वह साल 42 था, अपने आप में अविधामूलक शीर्षक होकर भी एक खास तरह की लय रखता है, जिसमें हम सहज ही एक किस्सा गोई की उम्मीद से भर जाते हैं, और कुछ खास, कुछ रोचक जानने समझने के लिए इस किताब को अपने हाथ में ले लेते हैं। वह साल 42 था। तो मित्रों, बीच बीच में कुछ और बातें भी होंगी, मगर जो स्वयं इस उपन्यास की रचनाकार हैं, रश्मि भारद्वाज जी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि आज की इस कड़ी के लिए आप सभी पूर्व सूचित हैं कि इसमें लेखकीय वक्तव्य होगा और उपन्यास के अंशों का स्वयं उपन्यासकार द्वारा पाठ किया जाएगा। तो आइए हम रश्मि भारद्वाज जी के पास चलते हैं और उनसे इस कृति के बाबत सुनते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत रश्मि जी, स्वागत। नमस्ते अर्पण जी, जन सुलभ पुस्तकालय में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज परफेक्ट होगी मुझे लगता है। जी जी, आ रही है जी, स्वागत जी। तो हम लोग एक एक करके इस कृति पर बात करेंगे। इस बीच जो मित्रगण जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं। अनीता सोलंकी जी, अवधेश प्रीत जी, नमस्कार अब जी, अवधेश प्रीत जी की प्रतिक्रिया भी आ रही है। वह साल 42 था, वर्तमान से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े कालखंड को दर्ज करता है। रश्मि पाठक जी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि यह उपन्यास पहले बिंज पर ऑनलाइन आया और बाद में इस वर्ष सेतु प्रकाशन की ओर से प्रकाशित हुआ। रश्मि जी से बातचीत हो रही थी। बिंज की ओर से यह उपन्यास ऑनलाइन
पिछले वर्ष आया और जहां इसे पाठकों का भरपूर प्यार मिला, तो यह भी एक सुखद अनुभव है कि चीजें कई बार ऑनलाइन पहले आ जाती हैं और फिजिकल रूप में बाद में आती हैं। तकनीक की जो अपनी दुनिया है, उसके अपने कई पक्ष हैं, उसमें यह एक सुखद पक्ष है कि चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच कहीं ना कहीं दोनों ही तटों को छू रही हैं। यह बड़ा रोचक है जब हम यह भी देखते हैं आजकल कि किसी फिजिकल कार्यक्रम को भी फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव के माध्यम से दिखाया जाता है, तो वह भी कितना आवश्यक है, कितना रोचक है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए लोग उस स्थान विशेष के उस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन आई पुस्तकों को भी जब इस तरह से फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है, तो उसका भी अपना एक खास आनंद है। दोनों तरह के पाठक हैं और कई ऐसे लोग भी हैं, हमारे जैसे लोग, जो दोनों ही माध्यमों में किसी कृति को, किसी रचना को पढ़ना चाहते हैं। तो मित्रों, जब इन दो माध्यमों की बात हो रही है, तो इन दोनों ही माध्यमों में अलग अलग इस पुस्तक के कवर बने, तो इस रोचक यात्रा को भी स्वयं रचनाकार से जानते समझते हैं। जी रश्मि जी, कुछ बताएं इस अनुभव को लेकर। बहुत प्रसिद्ध पेंटर है हमारे बीच, वो फेसबुक पर भी मौजूद है, रविंद्र जी। ये उनकी पेंटिंग है जो सबसे पहले कवर के तौर पर आई थी, और ये बिल्कुल मेरे उपन्यास पर बहुत सटीक बैठती है। अगर मेरा वश चलता तो यही कवर मेरे कवर पे भी रहता, पर चूंकि प्रकाशक की अपनी भी मजबूरी होती है, उसके अपने नियम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मेरी कहानी को पोर्ट्रे करता हुआ कवर है और मेरा सबसे पसंदीदा कवर है। ये रविंद्र जी की पेंटिंग है। उसके बाद बेंज ने ये कवर बनाया था, ये भी बहुत सुंदर कवर है। इसमें अनाहिता जो मुख्य किरदार है उसको एक चेहरा मिला, और उन्होंने 42 के बैकग्राउंड को भी पीछे दिखाया। बहुत कुछ कन्वे करता है ये कवर भी अपने आप में। ये तीसरा कवर है बिंज का, जो अभी वर्तमान में बिंज पर आपको मिलेगा जब आप देखेंगे जी। कथा को पढ़ने अब जब आप जाएंगे। और अब जो यह कवर है जी, इस पुस्तक, ये सेतु प्रकाशन द्वारा जो प्रकाशित जो पेपर बैक में किताब और हार्ड बैक में आई है, ये उसका कवर है। इसे अमिता पांडे जी ने बनाया है। उन्होंने कथा पढ़ी और उन्होंने बिल्कुल कथा के मूल को इस कवर पर उतारा है, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत कुछ कन्वे करता है। इस कथा में जितने भी मूल तत्व हैं, जितने भी क्लाइमेक्स हैं, और जो कुछ भी दर्शाया जाना चाहिए, वो इस कवर में आपको दिख जाएगा। जब आप एक बार कथा पढ़ेंगे और फिर आप ये कवर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इससे सुंदर कवर तो इस उपन्यास का हो ही नहीं सकता था। तो ये कवर तो बिल्कुल, इसमें कम शब्दों में कहूँ तो ये कथा को एक तरह से, कथा का एक पूरा कैनवस आपके सामने रख देता है। इसमें एक मंदिर, मेरी आवाज बीच बीच में इको कर जा रही है। जी आ रही है आवाज। जी हाँ बोले, मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा, फिर इको नहीं जी करेगी। हाँ, आप म्यूट कर लें। ये इसमें एक मंदिर दिखाया गया है, यह इस कथा का मूल तत्व है, जो कि पुस्तकालय है दरअसल। इसमें एक ट्रेन दिखाई गई है, मालगाड़ी है, वह भी इस कथा का क्लाइमेक्स है। और जो मुख्य किरदार है, जो इन सब चीजों को जीती है, रीलिव करती है, वो उसे दिखाया गया है। तो ये तीनों जो आयाम दिखाए गए हैं, और एक चीज और देखिए कि इसमें एक चेहरा है जो कैनवस के ऊपर है, और उस पे कुछ शब्द हैं, वो डायरी के शब्द हैं, और एक चेहरा वो बना रही है जो रूप का चेहरा है, जो एक और कथा का मुख्य किरदार है।
जिसके लिए हमें 1942 के कालखंड में वापस जाना होता है। तो ये सब कुछ इस कवर में है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप कथा पढ़िए, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो आप इस कवर के साथ न्याय कर पाएंगे, आप इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। जी। और मित्रों, यह भी कितना आवश्यक है कि जब पुस्तक पर कवर बनाने का काम चले तो इस सघनता के साथ, इस तैयारी के साथ कवर बनाए जाएं। बिल्कुल। और अर्पण जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमिता जी की कि उन्होंने इतना समय दिया, खुद से पूरी कहानी पढ़ी और एक विजन बनाया और उसके बाद इस कवर को साकार किया। तो इतना कोई प्रकाशक आज के समय में करे, ये बड़ी बात है एक लेखक के लिए। इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, कुछ एक और प्रतिक्रियाएं लेते चलें। महेंद्र रंगा जी लिख रहे हैं, बहुत बड़ा कैनवस है इस उपन्यास का। और उनकी अगली प्रतिक्रिया, आजादी की लड़ाई, कला प्रेम, आदर्श प्रेम और स्त्री की आजादी का यह उपन्यास। और वे इस उपन्यास के बहुआयामी पक्ष को भी काफी रेखांकित सहृदय कर कमेंट है महेंद्र जी के। माफ कीजिएगा, किरण शुक्ला जी की प्रतिक्रिया आ रही है। वे इसे एक बेहतरीन उपन्यास बतला रही हैं। शुक्रिया मित्रों, किरण। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इस उपन्यास की तैयारी को लेकर रश्मि जी से सवाल करते हैं, किस तरह की रचना प्रक्रिया रही और इस किताब की भूमिका में भी वे इसको स्वीकारती हैं कि कैसे कविताएं आती रहीं एक के बाद एक, और यह कथा हर बार लेखक से उम्मीद करती रही। जो प्रतीक्षा के भाव इस कथा वस्तु में है, इस कथा वस्तु के रचाव के पीछे भी वे भाव कहीं ना कहीं हैं कि स्वयं कथा ही लेखक का इंतजार कर रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया रही, सर्जना की, इस पर भी कुछ बात करें रश्मि जी। अर्पण जी, शुरुआत यहाँ से करती हूँ कि आप स्वयं एक कवि हैं। एक कवि दरअसल मुझे लगता है बहुत आलसी भी होता है, और शायद कविताएं ही उसे बीच में कहीं रोक लेती हैं। उसे जो कहना होता है वो कविताओं में ही कह देता है और फिर किसी और कविता की तैयारी में लग जाता है। और जो गद्य है वो आलोचना भी लिखते हैं कवि, समीक्षाएं भी लिखते हैं, आलेख भी लिखते हैं, कई तरह के और भी। लेकिन जो एक कथा होती है, जो उपन्यासकार की तरह लिखना या कहानीकार की तरह लिखना, वो एक कवि से छूटता रहता है। हम लोग जैसा जीवन जी रहे हैं उसमें मैं इसे समय की कमी भी कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी अन्य व्यस्तताएं होती हैं हमारे जीवन में। और जैसा कि वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है, वंस ओन रूम एंड इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस चाहिए होता है स्त्री के लिए, कि वो, क्योंकि कथा आपका पूरा समय मांगती है, ये एक फुल टाइम जॉब है। कविता आप भी लिखते हैं अर्पण जी, आपको पता होगा कि कविताएं आपसे अलग से कोई सिटिंग नहीं मांगती। आप कभी भी चलते फिरते आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई फीलिंग आती है, कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, और आप उसे जब समय मिले उतार देते हैं कागजों पर, वो बनी रहती है कहीं दिमाग में। लेकिन कथा के साथ ऐसा नहीं है, वो आपसे एक तरह का अनुशासन मांगती है, आपसे समय मांगती है, उसके ड्राफ्ट्स होते हैं, आपको भाषा पे काम करना पड़ता है जो आपको कविता में नहीं करना पड़ता। कविता अपने आप ही अपनी भाषा के साथ आप में उतरती है। तो ये कथा बहुत दिनों से मेरे आसपास थी, इसके पात्र मेरे आसपास थे, मैंने कहीं बहुत दूर से पात्र नहीं लिए, ये सब मेरी कल्पना नहीं है। एक कहूँ कि हकीकत जो मेरे आसपास था, ये पात्र मैंने इनके साथ जीवन जिया है, और जो परिवेश मैंने बुना है वो कहीं मेरा देखा भाला परिवेश है, मेरा जिया गया परिवेश है। तो कथा तो मुझे कहनी थी जो मैंने भूमिका में कही है, लेकिन इसके आने का समय बहुत बहुत समय लग गया। इसने अब आने का समय चुना, और
मैं लिख पाई इसे। इसके लिए मैं बिंज का भी शुक्रिया कहूँगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे अनुशासनबद्ध किया कि मेरा जो एक ड्राफ्ट पूरा हो चुका था नॉवेल का, उसके बाद मैं उनको एपिसोड वाइज वो भेजती रही एडिट करके, तो एक खास तरह की अनुशासन जो बद्धता है वो मुझ में आई, जो बहुत ज़रूरी होती है एक कथाकार, एक उपन्यासकार के लिए। और आगे भी ये अगर मुझे और कथाएं लिखनी है और उपन्यास लिखने हैं, तो ये अनुशासन मुझे खुद में उतारना होगा कि मैं उसे समय सीमा के अंदर और पूरी सिटिंग के साथ, जब उसका समय हो उसे लिखा जाए, एक समय सारणी बनाई जाए जिसपे जिस समय बैठकर लिखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और बेंच पर ये उपन्यास पहले आया। अनुराग वत्स जी ने मुझसे संपर्क किया था कि आपके पास अगर कोई कथा हो जो आप कहना चाहती हो, जो अलग हो, तो आप वो हमें दे सकती हैं। मैंने उन्हें कुछ एपिसोड भेजे, उन्हें पसंद आए, स्वीकृत हुई बेंच के लिए। तो एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगी, अभी मैं सिर्फ उपन्यास के आने पर बात कर रही हूँ, प्रक्रिया पर हम बाद में या थीम पर हम बाद में बात करेंगे। तो एक हिंदी साहित्य में एक तरह की रिजिडिटी है, जैसे एक टैग लग जाता है कि ये कवि है, ये आलोचक है, ये उपन्यासकार है। तो बेंच पर जब ये उपन्यास आया तो ये मेरे लिए भी अप्रत्याशित था कि इसको बहुत बहुत अच्छा वेलकम मिला, बहुत सुंदर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मुझे याद है कि उन दिनों लोग मुझे मैसेज करते थे कि आपका एपिसोड कब आएगा। पहले 2 एपिसोड्स आते थे, फिर 4 आने लगे, और लोगों की इतनी सुंदर सुंदर चिट्ठियाँ, और सिर्फ लेखक या आलोचक नहीं, वो बिल्कुल कॉमन पाठक होते थे, विशुद्ध पाठक जिन्हें हम कहेंगे, जिन्हें हम सब लेखक चाहते हैं अपने लिए। और मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सिर्फ पाठक ही चाहिए, मुझे आलोचक, या अर्पण जी भी आलोचक हैं, फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ कि मेरे लिए एक कॉमन पाठक बहुत ज़रूरी है। तो बेंच पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई, और लगातार ये उपन्यास तीसरे नंबर पर अभी भी वहाँ बना हुआ है। हालांकि ये बातें, रेटिंग और ये सब चीज़ें एक लेखक उस हिसाब से तय नहीं होता, लेकिन स्वीकृति ज़रूर पाठकों की ज़रूरी है। इस कथा को स्वीकृत किया गया, इसकी भाषा को पसंद किया गया, इसके पात्रों के साथ लोगों ने उन सारी घटनाओं को फिर से जिया। वो मुझे मैसेज करते थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कह रही है, ये हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो इससे मुझे एक तरह का विश्वास आया कि कथा भी अगर कही जाए, अगर पूरे मन से कही जाए, तो उसकी स्वीकृति भी होती है। और एक तरह से एक कॉन्फिडेंस आया कि कवि होने के बाद भी मैं उपन्यास भी लिख सकती हूँ, कथा कह सकती हूँ। शायद मैं प्रिंट के माध्यम से पहले आती, ये भी मैं स्वीकृति, एक तरह से कन्फेशन देना चाहूँगी, तो शायद ये वेलकम मुझे नहीं मिलता जो मुझे बिंज के कारण मिला। जितने पाठक मुझे मिले, जिन्होंने मुझे उपन्यासकार के रूप में स्वीकार किया, अगर मैं सीधे प्रिंट के माध्यम से आती तो ये स्वीकृति शायद मुझे नहीं मिलती। अर्पण जी। और मित्रों, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वह साल 42 था। जैसे ही हम 1942 की बात करते हैं अपने देश के संदर्भ में, तो भारत छोड़ो आंदोलन का ध्यान सहसा हमारे जेहन में आता है। और उस समय जिस तरह से आजादी के लिए संघर्ष जो है अपने अंतिम चरण में था, और उसकी पूरी पृष्ठभूमि यहां पर दिखाई पड़ती है। स्वयं रश्मि भारद्वाज जी भी इस बात को मानती हैं कि यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, मगर इतिहास की पृष्ठभूमि जिस तरह से इस कथा में आई है, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है बतौर लेखक भी कि लेखक के पास, उपन्यासकार के पास एक बड़ा कैनवस मिल जाता है। जब उसे कोई भी समस्या या कोई भी भाव दिखलाने होते हैं, तो उसके पास दोनों तरह की स्थितियां मौजूद रहती हैं। उस समय के लोग, हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी कैसे सोच रही थी और आज की पीढ़ी किस तरह सोच रही है, ये दोनों ही स्थितियों को दर्ज करने का जो उपक्रम है संभव हो पाता है। यह भी
एक खास पक्ष है इस कृति का। दूसरी बात, एक जगह इस उपन्यास में यह बात भी आती है, क्योंकि यह जो कथा है वह उत्तरी बिहार के ग्रामीण परिवेश की कथा है, कस्बाई परिवेश की कथा है। तो वहां लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई तो हर जगह हो रही है और वह अंचल तो जागरूक अंचल है और स्वयं उस संग्राम में भाग लेता हुआ अंचल है, उसमें सक्रिय अंचल है। तो वहां एक प्रसंग आता है कि किस तरह से ब्रिटिश सेना जो है, वो जर्मनी का जो प्रसंग है वो बहुत ही मौलिक ढंग से और एक कथा परक ढंग से इतिहास की उन घटनाओं को यहाँ पर रखा गया है। जब यह बात आती है कि कोई हिटलर है जो अपने ही नस्ल को सिर्फ देखना चाहता है और बाकी लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, और कितने तरह के उसके लिए लोमहर्षक प्रयत्न कर रहा है, कंसंट्रेशन कैंप आदि से हम सभी परिचित हैं। तो इतिहास की जो ये घटनाएं हैं साहित्य में जब आती हैं, तो कैसे उसके भीतर एक कथा रस जो है और लोग बाग किस तरह से उन घटनाओं को लेकर सोचते हैं, यह भी हमें देखने को मिलता है। तो अब हम धीरे धीरे मित्रों उपन्यास की कथा वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। यह जो उपन्यास है पीढ़ियों की कथा को कभी प्रत्यक्ष संवाद तो कभी पत्र और डायरी शैली में समाहित करता चलता है। आजादी की कुछ गतिविधियों को भली भांति उकेरता है और उनके बीच अपने कथा सूत्र तलाशता है। मुझे यहां पर रश्मि जी पंकज राग की एक कविता याद आ रही है जो उन्होंने 1857 पर केंद्रित लिखी थी। उस समय की दिल्ली को लेकर वे स्वयं इतिहास के एक सजग विद्यार्थी हैं और लेखक हैं, कवि हैं। वहां भी वो ये बातें बतलाते हैं कि किस तरह जो इतिहास की मुख्य धारा है और जो किरदार हैं, उसके अतिरिक्त जो और लोग हैं, तमाम लोग हैं, गौण लोग हैं, या जिनकी चर्चा इतिहास नहीं करता, वो इतिहास के लिए संभव नहीं है, वो कैसे पंकज राग अपनी उस कविता में लेकर आते हैं, उन गलियों को याद करते हैं, उन इतिहास के उन नामालूम चेहरों को चेहरा देते हैं। यह उपन्यास भी ऐसे कई नामालूम पात्रों को केंद्र में लाता है। जो काम इतिहास के लिए छूट जाता है, वह काम स्वयं साहित्य आगे बढ़कर करता है। क्योंकि अगर जब कोई बड़ी आहुति हो तो इतिहास हर बलिदान को दर्ज नहीं कर सकता। उसके लिए ऐसा करना आसान भी नहीं है और संभवतः उससे यह अपेक्षा भी अनुचित है। तभी तो इतिहास के बरक्स साहित्य का अपना एक खास महत्व है। ऐसे कई अनंकित अस्तित्व इस उपन्यास में अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। उनके सुख दुख की कथाएं विस्तार से हैं और सघनता के साथ भी हैं। थोड़ी सी मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूं, फिर आप से ही सुनेंगे। किसी एक रुद्र के गायब हो जाने से कोई एक आपरूप कैसे ताउम्र उसको याद करती रह जाती है। वह अपनी गृहस्थी बसाती है, मगर उस रुद्र को दिल से नहीं हटा पाती है। यह उपन्यास रुद्र और आपरूप की उस मार्मिक कथा को सुनाता है अपनी काव्यात्मक भाषा में। क्योंकि रश्मि भारद्वाज एक कवित्री भी हैं, तो आयास अनायास उनके यहाँ कविताई हमें दिखती है
उनके गद्य में भी। किसी साम्राज्यवादी शासक के लिए रुद्र एक बागी हो सकता है, मगर मूल्यों और रागात्मकता से भरे ऐसे शख्स के यूं गायब हो जाने से कितनी चीजें हमेशा के लिए आंसुओं से तर किसी की डायरी में सिसकती रहती है। अगर इसका अंदाज लगाना हो तो आप इस उपन्यास को पढ़ें। एक दूसरे से बिछुड़कर वे प्रेमी युगल अलग अलग जीवन जीते हैं, मगर अपने भीतर एक दूसरे को कुछ करीने से, कुछ खामोशी से संभाले रखते हैं। उनकी उपस्थिति और साहचर्य के प्रारंभिक दिनों के बीच कथा बनती है, तो अनुपस्थिति और विलगाव के परवर्ती दिनों में भी, और बाद में रुद्र के अमिताभ कुमार के रूप में प्रकट होने और विदेश में बसे होने और अपनी जड़ों की हर खबर से अद्यतित होने के कुछ प्रसंगों से कथा में नाटकीय मोड़ भी आते हैं। तो हमें तो यह उपन्यास काफी अच्छा लगा। आप भी अपनी ओर से कुछ बातें करें, फिर मैं जी, भी कुछ और उसमें आप भी स्क्रीन पर बने रहिए, तो मुझे लगता है मैं आपसे बात कर रही हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। जी जी, आप भी स्क्रीन पे बने रहिए। जी, तो आपने तो लगभग सब कुछ ही इस कथा के बारे में बहुत कम शब्दों में एक पूरा प्रारूप ही खींच दिया। 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी जो मैंने सायास किया इस उपन्यास के साथ, कि इसका थीम तय था। इसका थीम मुख्यतः तो प्रेम था, लेकिन प्रेम के साथ आज़ादी भी थी, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि प्रेम में एक खास तरह की मुक्ति भी ज़रूरी है। जो प्रेम आपको बहुत बाँध दे, आपके सपनों को बाँध दे, आपकी जीने की क्योंकि जीवन में कई और भी उद्देश्य लेकर एक व्यक्ति बढ़ता है, लेकिन अगर वो सभी उद्देश्य एक प्रेम के सामने नगण्य हो जाए, तो फिर वो प्रेम भी कहीं अपने स्वरूप को नहीं बचा पाता। तो प्रेम के साथ आज़ादी इसका एक मूल थीम था, और इसके लिए जो परिवेश था, ये भी एक उद्देश्य भी था 1942 के परिवेश को रखना, क्योंकि वो आज़ादी की जो उद्घोष, आज़ादी का जो उद्घोष हमने उस समय में देखा, वहीं से हमारा जो स्वतंत्रता की जो मैं कहूँ कि शुरुआत वहीं से हो चुकी थी 1942। तो 1942 एक तो जानबूझकर भी रखा गया, और दूसरी ये कथा, जैसा मैंने कि पहले भी कहा, कि ये पूरी तरह से कल्पना नहीं है। जो परिवेश मैंने इसमें उठाया है, वो परिवेश अभी स्थित है उस अंचल में, बेगूसराय अंचल में, जिस पुस्तकालय, मैं कहूँगी कि इस उपन्यास का नायक कोई अनाहिता, कोई रूप, कोई रुद्र नहीं, एक पुस्तकालय है जो जहाँ पे इस कहानी का पूरा स्पंदन है। तो वो पुस्तकालय अभी विप्लवी पुस्तकालय के नाम से बेगूसराय के गोदरगामा नामक गांव में है, और बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जगह है। राजेंद्र राजन जी, जो इस उपन्यास में आए भी हैं पुस्तकालय के संरक्षक के तौर पर, वो खुद भी लेखक हैं, और उन्होंने उस पुस्तकालय को बहुत ही समृद्ध बनाया है। वहाँ कई देश के प्रसिद्ध लेखक जा चुके हैं, अपने वक्तव्य दे चुके हैं, वहाँ कार्यक्रम भी होता है। और इस उपन्यास में जो उस पुस्तकालय की जो स्थापना की जो कथा बताई गई है 1931 में, जब अंग्रेजों ने एक बर्बर गोली कांड किया था, जब कई लोगों को निहत्था मार दिया था, और 6 या 7 युवा मरे थे, जिसमें से कई के बारे में पता नहीं है कि उनका परिचय क्या था, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, लेकिन वो मारे गए। तो तभी इस पुस्तकालय की स्थापना की गई, एक मंदिर के अंदर गुप्त रूप से, क्योंकि मंदिर ही ऐसी जगह थी जहाँ पे फिरंगी, जो उन दिनों खुलेआम गाँव में घूमते थे और पता लगाते रहते थे, या उनके भेदिए कि कहाँ पर कुछ ऐसे क्रांतिकारी मिलकर, भगत सिंह का बहुत प्रभाव था 1931 की जब मैं बात करूँ तो बहुत प्रभाव था भगत सिंह से उस समय वहाँ के युवा बहुत प्रभावित थे। बेगूसराय कम्युनिस्ट का गढ़ है, मार्क्सिस्ट वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ गांधी से ज़्यादा
क्रांतिकारियों का प्रभाव है। तो कुछ उसी के प्रभाव में, उसी घटना के आक्रोश में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहाँ पर ये सभी क्रांतिकारी मिलते थे और आगे की योजनाएं बनाते थे कि हम किस तरह से आज़ादी को पाएं। हालांकि फिर उसमें लंबा वक्त लग गया। तो यहाँ से ये कथा परिवेश वहाँ से बुना गया, और अभी जो उसमें पात्र डाले गए, जो रूप है, वो भी कहीं तो है ही। शायद वो पूरी रूप ना हो जो मेरी कथा की रूप है, लेकिन वो है। रुद्र भी है और रामेश्वर भी है, अनाहिता भी है। मिलान कुंद्रा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम वो लिखते हैं जो अपनी बायोग्राफी है, जो नहीं हुई है, जैसी होनी चाहिए, हम वो लिखते हैं। हम अपने उस पास्ट को लिखते हैं जैसा कि हम जीना चाहते हैं, या जैसा मैंने इसमें प्रेम दर्शाया है, जैसा मैंने इसमें जीवन दर्शाया है। इसका थीम जो है प्रेम, आज़ादी, जीवन और मृत्यु। मृत्यु इस उपन्यास में बार बार आती है, अनेक रूपों में आती है। तो शायद ये वो कथा है जो मैं जीना चाहती थी, या मेरे पात्र जो मेरे इर्द गिर्द थे, मैं उन्हें जिस तरह से यह कथा जीते हुए देखना चाहती थी, यह कथा उसी तरह से ढलकर आई है। और एक बात और मैं कहूँगी कि कहानी तो मैंने शुरू में जो थोड़ी सी एक स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में थी, या कुछ थीम मेरे दिमाग में थी, लेकिन बाद में ये जो कथा है, इसने अपने आप ही खुद को ढाला, इसने अपना अंत खुद चुना। और शायद ये इसका कोई अंत है भी नहीं है, बहुत ओपन एंडेड है। इसमें आप इसके अंत को आप कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और आपको ये भी लगेगा कि शायद ये जो प्रेम को लेकर चली थी, तो प्रेम में तो मिलन तो हुआ ही नहीं, ये तो अलग ही रह गए दो जो प्रेमी थे, जो जिन्होंने पूरा जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित किया। लेकिन मैं मानती हूँ कि प्रेम में मिलना ज़रूरी नहीं होता, प्रेम में साथ रहना भी ज़रूरी नहीं होता। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसमें जो है बहुत पवित्रता या शुचिता का बोध है। जो दोनों ही प्रेमी हैं, जो 1942 के कालखंड में जिन्हें हम पढ़ेंगे, तो वो उनका एक पृथक जीवन भी होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने सहचर, इस आत्मिक सहचर या आत्मा के सहचर, या जिसे हम सोलमेट कह सकते हैं। अब आज के समय में सोलमेट का कॉन्सेप्ट, जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है, ये सोलमेट का कॉन्सेप्ट बहुत उसके लिए क्लिशे या बहुत घिसी हुई चीज हो गया, या शायद बहुत ही कुछ ऐसी सी बात है जो कि संभव नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सोलमेट संभव है। जब जो आपने रूमी की पंक्तियां बोली, या जो आपने रिल्के का कथन कोट किया, मैंने इसलिए इस उपन्यास के शुरू में वो कथन डाले हैं क्योंकि मेरा उपन्यास उस थीम को जस्टिफाई करता है। I will meet you there, somewhere beyond this वर्ल्ड, इस दुनिया के परे अगर कोई और दुनिया है तो वहां पर हम मिलेंगे। तो मिलन या साथ में रहना इसका थीम नहीं था, प्रेम था इसका थीम। और प्रेम के साथ, प्रेम में होते हुए भी कैसे मुक्त रहा जा सकता है, और एक दूसरे को किस तरह से समृद्ध किया जा सकता है, वो भी इसका थीम था। इस उपन्यास में भाषा पे मैंने बहुत काम किया, क्राफ्ट किया। जैसे कविताओं में हम भाषा पर काम करते हैं, बिंबों पे काम करते हैं, और कई सुंदर सुंदर प्रसंग भाषा के माध्यम से दिखाए गए, क्योंकि मेरा मानना है कि भाषा बहुत ज़रूरी है एक उपन्यास के लिए। जैसे हम रियाज करते हैं, संगीत का रियाज करता है, तो उसी तरह हमें भाषा पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसके भी दो मत हो सकते हैं कि भाषा से ज़्यादा ज़रूरी विचार है, भाषा से ज़रूरी कथा है, लेकिन उसको व्यक्त करने का जो टूल है वो भाषा ही है। तो इसमें जो सबसे उद्देश्य पूर्वक जो इस उपन्यास में काम किया गया है वो भाषा पर किया गया है। उसके बाद विचार तो है ही, कथा तो है ही, परिवेश तो है ही। परिवेश जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्य पात्र है इस कथा का। और बाकी आप पढ़ें, बोलने को तो बहुत कुछ है, बातचीत के बीच से ही वो बात। हाँ, एक चीज और मैं बोल दूं, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि स्त्री विमर्श को लेकर हम बहुत बात करते हैं, और स्त्रियों के लिखे हुए हर किसी कृति को, कविता को या कथा को हम स्त्री विमर्श के खांचे में डाल देते हैं। लेकिन जब आप इस कथा को उस लेंस से हटा कर पढ़ेंगे, उस लेंस को अलग करके पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पूरे उद्देश्य के साथ कोई विमर्श नहीं लाया गया। यहाँ एक स्त्री है जो कलाकार है,
वो किसी भी जेंडर की हो सकती है, उसे अपने कला से जितना समर्पण है, उसे अपने कला के प्रति जितना प्रेम है, वो अपनी कला से जितना बंधी हुई है, वो किसी और रिश्ते में उतना नहीं बन सकती। ये उसकी एक सीमा है। या आप ये कह सकते हैं कि स्त्री के होने के नाते उससे एक खास तरह की इमेज की दरकार की गई है, एक खास तरह की प्रतिबद्धता की उम्मीद की गई है, जो वो नहीं दे पाती। तो इस वजह से वो उस रिश्ते से बाहर निकल आती है, बहुत प्रेम में होने के बाद भी, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी कला को उतना समय, उतना समर्पण इस रिश्ते की वजह से नहीं दे पा रही। तो वहाँ पर हम एक ऐसी स्त्री को पाते हैं जो एक मुक्त स्त्री है, जो एक आज की स्त्री है, जो अपने पैशन को, अपने अपने जो उसके जीने का माध्यम है, जो उसके जीने की वजह है कला, उसको एक प्रेम के ऊपर या एक रिश्ते के ऊपर ज़्यादा तरजीह देती है। एक तो ये है बात है। दूसरे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी पुरुष को खलनायक या स्त्री को विक्टिम नहीं बनाया गया है। यहाँ पर एक स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र चेता है, अपने फैसले ले सकती है और अपने जीवन के लिए और अपने जीवन की खराब परिस्थितियों के लिए या अपने खराब निर्णयों के लिए वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है। उसको वो आप चाहे वो 1942 में रूप हो या अनाहिता हो या इवन अनाहिता की माँ हो, उसमें उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाई है और अपने फैसलों के लिए खुद को उत्तरदायी कहा है और किसी पुरुष को उसके लिए विक्टिम नहीं बनाया है। तो आप यहाँ किसी पुरुष, आप उसे पढ़ते हुए आप जितना स्त्री पात्रों से एक तरह की आत्मीयता महसूस करेंगे, उतना आप पुरुषों से भी करेंगे, बल्कि एक तरह के आदर्श पुरुष, जो मैं कहती हूँ कि एक यूटोपिया गढ़ने की मैंने कोशिश की गई है कि एक स्त्री किस तरह का साथी चाहती होगी। तो उन दिनों मेरे पास बहुत सारे संदेश आते थे कि रुद्र जैसा साथी तो हर स्त्री का स्वप्न हो सकता है। तो रुद्र एक तरह से मेरा एक स्वप्न पुरुष है, जिसे मैंने इसमें गढ़ा है, क्योंकि वो अपनी साथी को ना सिर्फ अपने मेंटल लेवल के बराबर लाके खड़ा करता है, जो एक 14-15 साल की बच्ची है, क्योंकि जो रुद्र है वो अंग्रेजी भी पढ़ा लिखा है और वो क्रांतिकारियों के बीच रहता है। वो एक गांव की साधारण सी लड़की है जो जिसको ना उतनी पढ़ने की सुविधा है। तो वो उसे ना सिर्फ अपने बराबर मानसिक स्तर पर अपने बराबर लाने की सायास कोशिश करता रहता है, बिना उसको इन्फीरियर फील कराए। इसके अलावा वो उसे बिना उसके ऊपर अपने विचार थोपे हुए भी उसे पूरी आजादी देता है और जिस तरह से वो उसका सहचर बना रहता है ताउम्र। और जो दूसरा किरदार है रामेश्वर, जो एक साधारण पति है, साधारण मनुष्य है, और वो भी जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ, अपनी बौद्धिक पत्नी के साथ, जो उसकी पत्नी जो जिसका बहुत मानसिक विकास हो चुका है, जो रिश्तों और प्रेम के ऊपर आज़ादी को और सामाजिक उत्थान को महत्व देती है, स्त्रियों को पढ़ाने को के लिए समर्पित है। तो उस स्त्री के साथ वो जिस तरह से अपने आप को सहचर बनाने की लगातार कोशिश करता रहता है, बहुत प्रेम में होने के बाद भी वो अपने आप पर सेल्फ डाउट करता रहता है कि कहीं मैं स्त्री को बांध तो नहीं रहा हूँ। और अंत में वो इस पश्चाताप के साथ ही अंतिम सांसें लेता है कि शायद मैंने अपनी स्त्री को बांध के रख दिया, शायद अगर मैंने उसे नहीं बांधा होता तो इस रिश्ते का भविष्य कुछ और होता, शायद मुझे इन दोनों प्रेमियों को मिला देना चाहिए था। तो आप पाएंगे कि सारे किरदार जो हैं वो लगातार अपनी कंडीशनिंग से लड़ रहे हैं, खास करके पुरुष किरदार। और मैं नहीं कहूंगी ऐसा कि ये बिल्कुल कल्पना के किरदार हैं, बिल्कुल ड्रीम मैन है या स्वप्न पुरुष हैं। ऐसे पुरुष हमारे बीच में हैं, वो सांसें लेते हैं। ये अलग बात है कि हम स्त्रियां भी कहीं ना कहीं बहुत कंडीशनिंग में हैं और हम हमेशा अपनी हालातों के लिए या अपनी जो हमारे साथ भी जिस तरह की भी विधवा होते हैं, उनके लिए हम पुरुषों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और हम मान लेते हैं, जैसे एक खोज लेते हैं ना कि ये है और इसकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, यह अपराधी है। तो शायद ये बात भी सही नहीं है। आज का जो आधुनिक पुरुष है या पहले भी जो हमारे पिता हैं, जो हमारे पति हैं, जो हमारे भाई हैं या जो हमारे प्रेमी हैं, वो भी हमारे साथ कदम ताल करने की कोशिश करते रहते हैं। जो भी धर्म ने या परिवार ने जो कुछ भी कंडीशनिंग से उनको गढ़ा है, जिस भी विचार के साथ उनको गढ़ा है कि वो सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ संघर्ष नहीं करते हैं। इस उपन्यास में इस बात को मुख्यता से उठाया गया है। जी, और कुछ एक प्रतिक्रियाएं और ले लें। मृदुला शुक्ला जी लिख रही हैं, बहुत सारगर्भित पुस्तक,
मैंने भी पढ़ा और सच बिना खत्म किए उठ नहीं पाई, सकारात्मकता से भरा हुआ। और इसी तरह किरण शुक्ला जी की प्रतिक्रिया आ रही है। उपन्यास में दो बिल्कुल अलग परिदृश्य आपस में घुल मिल गए थे, जिसने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। रूप का किरदार बहुत दिनों तक लगातार मन में ठहरा रहा। प्रेम की सुंदर अनुभूति मन में बसी रही। और किरण जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखती हैं, सबसे बड़ी खूबसूरती प्रेम में आजादी का भाव था, जिसकी ओर चर्चा अभी अपने लेखकीय वक्तव्य में भी रश्मि जी ने की। तो मित्रों, कुछ एक बात और करते हैं और इसके बाद उपन्यास अंश को सुनते हैं स्वयं लेखक से। मित्रों, आज की इस कड़ी में और इस बातचीत में अनाहिता की बात हुई, लेखक चित्रकार अनाहिता की। उसकी इस कथा में एक बड़ी महत्वपूर्ण गति है, भूमिका है। उसके पास एक टोही नजर है जो एक एक करके सभी ओझल सत्यों को सामने लाने का काम करती है। आपरूप की पोती अनाहिता की अपनी कहानी भी, उसके अपने प्रेम प्रसंग, उसके दुख दर्द, उसके ब्रेकअप, फिर किसी और से जुड़ाव, यह सब चलते हैं। जीवन के खट्टे मीठे जो अनुभव हैं, ये दोनों ही पीढ़ियों में है, पूर्ववर्ती पीढ़ी में और परवर्ती पीढ़ी में भी। मगर अपनी इन पूर्ववर्ती पीढ़ियों के साथ अनाहिता जिस संवेदनशीलता और समझदारी से जुड़कर संबंधों के बीच अपने तई गर्माहट पैदा करती है, वह बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में साथियों, कई लोग तो इसको पढ़े हुए भी हैं और कई लोग पढ़ेंगे। इस कृति में स्मृतियों का सृजनात्मक इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान से एकाधिक स्तरों पर संबद्ध यह एक बेहद प्रभावशाली स्मृति कथा भी है। सूख चुकी स्याही से जैसे यहां ताजा यादों की ताजा गंध आती हो। कई बार पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है। और विभिन्न घटनाओं और अधुनातन रचनाओं के कई सुनियोजित संदर्भ भी हैं। एक उदाहरण देता हूं, बेंत की लकड़ी से बनी कलम, याद कीजिए रश्मि जी, बेंत की लकड़ी से बनी कलम किलिंच से लेकर आज हाल हाल तक की पुस्तकों की चर्चा के बीच जो इस मानवता ने अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक विकास क्रम की यात्रा बखूबी तय की है, इसका भी बोध, इसका भी एहसास हमें इस उपन्यास को पढ़ते हुए होता है। और जो बात कुछ देर पहले रश्मि जी कर रही थी कि पुरुष पात्रों में ही बदलाव आते हैं, तो वो जो बदलाव आते हैं वक्त के साथ, वह भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अनाहिता के पिता हों या उसके दादा, अपने अहंकार और अंतर्द्वंद को वे भली भांति समझते हैं। स्त्रियों को, घर की स्त्रियों को, आस पड़ोस की स्त्रियों को ठीक ठीक न समझने की भूल के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझना हो तो अनाहिता की मां के दर्द को समझिए, फौजिया के दर्द को समझिए। यह कथा कई स्तरों पर चलती है, कई समस्याओं को भी उठाती है, मगर बाद में वह कसक
जो पुरुषों में है वह क्रमशः नई पीढ़ी के साथ वे बांटते हैं। वे अपने भीतर जो इसको स्वीकारते हैं अपने भीतर कहीं ना कहीं कि उनसे भूलें हुई, और जब पुरुष इस आत्म स्वीकारोक्ति में आता है तो इस साझेपन में पीढ़ियों का परस्पर अबोलापन भी टूटता है, खासकर अनाहिता और उसके पिता के बीच का। ऐसे कई प्रसंग हैं, और जो ये ग्रोइंग कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि इनके पात्रों से गलतियां नहीं हुई, मगर जब वे अपनी उन गलतियों को कहीं ना कहीं खुले मन से स्वीकारते हैं तो जो उनके भीतर जो ग्रोइंग कैरेक्टर्स उभर के आते हैं, उसके गुण, वह भी इस उपन्यास को खास बनाता है, गतिमान बनाता है। क्योंकि यह कथा ऐसे गतिशील पात्रों की भी कथा है। ठहरे हुए लोग नहीं हैं, आगे बढ़े हुए लोग हैं। परिस्थितियों से तकलीफ तो पाते हैं, दर्द तो होता है, मगर ठहरते नहीं। अनाहिता भी आगे बढ़ती है, और कहीं ना कहीं उसका कलाकार होना, उसका चित्रकार होना, और बाद में तो वह पूरे कुनबे की कथा ही लिखती है, शब्दकार होना उसको बचा भी ले जाता है। उसके भीतर सौंदर्य की एक अंतहीन नदी को भी उतारने का काम करता है। तो आइए मित्रों, मैं खुद ही ना बोलता रहूं। इतना और कविता कविता जैसी बातें कही आपने अर्पण जी। एक बात और जोड़ दूं इससे पहले मैं फिर भूल जाऊं कि ऐतिहासिक इसका नाम ही है, वह साल 42 था, लेकिन कोई इतिहास कथा नहीं है। ये कुछ रेफरेंस इतिहास से उठाए गए हैं। ऐतिहासिक कालखंड रखा गया है 1942, क्योंकि मुझे उस पुस्तकालय की पृष्ठभूमि में ही इस कथा को रखना था। और आज़ादी के थीम के कारण, क्योंकि प्रेम से आज़ादी को मैंने जोड़ा है। लेकिन इसमें मुझे कोई 1942 की कथा नहीं कहनी थी, मुझे रुद्र की कथा कहनी थी, मुझे रूप की कथा कहनी थी, मुझे रामेश्वर की कथा कहनी थी, और अनाहिता की कथा कहनी थी। तो मूलतः ये एक प्रेम कथा ही है जिसका कालखंड इतिहास का है। और जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में कहा है कि इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो लिख दिया जाता है, जो हमारे सामने है, जिसे हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। इतिहास का एक बड़ा हिस्सा वह भी है जो इतिहास में दर्ज होने से छूट जाता है। तो ये जो मेरे पात्र थे, रुद्र और रूप, ये इतिहास में दर्ज होने से छूट गए, और मुझे लगा कि मुझे इनकी कथा ज़रूर कहनी चाहिए, और उस पुस्तकालय की कथा कहनी चाहिए जिसका इतिहास पे एक बड़ा योगदान है, जिसका बिहार के उस छोटे से अंचल में स्वतंत्रता संग्राम में जिसका महती योगदान है। तो इसलिए मैंने वह कालखंड उठाया और इतिहास से इस प्रेम कथा को जोड़ा। जी इसके अलावा इसके जी अलावा अनाहिता के किरदार पर फिर वापस लौटूंगी कि अनाहिता के किरदार को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक ऐसी उन्मुक्त लड़की को पाते हैं जो बहुत रिश्तों के बीच भी आवाजाही कर रही है और कहीं बंधना नहीं चाहती, क्योंकि उसे बंधते हुए डर लगता है। उसने अपनी पहले की पीढ़ियों की जिन स्त्रियों को देखा है, उसने उन्हें कहीं न कहीं अपने आप को समर्पित करते देखा है घर और परिवार के सामने। हालाँकि बहुत ही स्वतंत्र चेता और कलाकार स्त्रियाँ रही हैं उसके जीवन में, उसकी माँ, उसकी दादी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ये महसूस होता रहा कि वो वह नहीं प्राप्त कर पाईं जो वो कर सकती थीं। इसलिए अनाहिता के कैरेक्टर में हम शुरू से एक तरह का द्वंद पाते हैं जो आज की आधुनिक स्त्री का द्वंद है। कोई भी बौद्धिक या कलाकार स्त्री जब कला के क्षेत्र में आती है या लेखन या पत्रकारिता के क्षेत्र में आती है, तो जिस तरह के द्वंद, जिस तरह का संघर्ष उसे प्रतिदिन झेलना पड़ता है रिश्तों को बचाने का और साथ ही साथ अपनी कला को भी जीने का, वह द्वंद हम अनाहिता में पाते हैं। इसी वजह से वह खुद उस रिश्ते से निकल कर आती है जहाँ पर उसे यह महसूस होता है कि यह रिश्ता मुझे बांध कर मेरे कलाकार की मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो वो स्वेच्छा से उस रिश्ते से निकल आती है, लेकिन बहुत दिनों तक वो उस रिश्ते से उबर नहीं पाती।
उस प्रेम से उबर नहीं पाती, तो आप एक तरह के नेगेटिव वातावरण में इस उपन्यास की शुरुआत होती है, जहाँ एक नायिका कहीं अपने ब्रेकअप से परेशान है, डिप्रेस्ड है, लेकिन वह आज की स्त्री का द्वंद्व है कि एक तरफ उसे अपनी अस्मिता की भी पहचान हो चुकी है, एक तरफ वो अपने आप को रिश्तों में ढालकर या प्रेमिका या पत्नी या माँ के अतिरिक्त भी और कुछ देखना चाहती है या देख चुकी है। वो जानती है कि उसकी क्षमताएं क्या है, और एक तरफ उसे अपने रिश्ते भी बचाने का उसके ऊपर एक दायित्व है। तो ये एक आज की आधुनिक स्त्री का एक द्वंद्व है जो हम अनाहिता में साकार पाते हैं। आप देखेंगे कि 3 पीढ़ियों की स्त्रियां हैं, जिसमें से पहली जो रूप है, वो बहुत बहुत स्वतंत्र स्त्री है, बहुत ही विचारवान स्त्री है। उस समय में भी वो पढ़ी लिखी है, अपनी बहन को पढ़ाती है, अपने गांव की औरतों को पढ़ाती है, और बिल्कुल उसको पता है कि उसे जीवन में उसके निर्णय बिल्कुल क्लियर हैं। वो ताउम्र एक रिश्ते में रहते हुए, अपने पति के लिए समर्पित रहते हुए भी किसी और पुरुष की छवि अपने मन में बसाए रखती है। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है, एक तरह से जिसे पाप भी कहा जा सकता है हमारे शुचितावादी समाज में, कि तो पाप है कि एक स्त्री ने अपने मन में किसी और पुरुष की छवि ताउम्र बसाए रखी। लेकिन वो उसका मेंटोर है, वो उसका सखा है। यहाँ पर आप वो श्री कृष्ण और द्रौपदी का भी कॉन्सेप्ट पा सकते हैं कि वो सखा है उसका, उसने उसे ढाला है, उसने उसे जीने का उद्देश्य दिया है, तो उसे वो जीवन भर नहीं भूलती है। लेकिन इसके बावजूद अनाहिता को हमेशा ये लगता है कि मुझे इन औरतों से बहुत प्रेरित होते हुए भी मुझे इन जैसा नहीं बनना है, मुझे मेरा जीवन खुद गढ़ना है। और इस संघर्ष में आज की स्त्री बहुत कुछ खोती भी है, उसका जीवन बिल्कुल वैसा संपूर्ण नहीं रह जाता, कहीं आधा अधूरा टूट जाता है। प्रतीक्षाएं, जो आपने पहले कार्यक्रम के शुरू में प्रतीक्षा शब्द कहा, बहुत सारी प्रतीक्षाएं उसके जीवन में जगह बना लेती हैं, और बहुत सारा द्वंद्व उसके जीवन में आ जाता है। कई बार उसको यही नहीं समझ में आता कि उसने जो ये निर्णय लिया वो सही है या गलत। ये एक आज की स्त्री के सारे द्वंद्व हैं जो अनाहिता के किरदार में आप पाते हैं। जी, और जिस तरह से उपन्यास में आप रूप डायरी लिखती है और अपनी डायरी को मीता कहती है, और एक एक करके क्रमवार कई सारी चीजें अनाहिता को अपनी दादी की उस डायरी से प्राप्त होती है। वह डायरी भी खास जगह रखती है कि कैसे एक स्त्री अपने मनोभावों को रुक रुक कर अंतराल पर ही सही दर्ज करती चल रही है। वहां जो उसके अपने संस्कार हैं, जो उसकी पृष्ठभूमि, जो उसकी पारिवारिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसके, और जो उसकी अपनी कथाएं हैं, कोमल भाव हैं और रोजमर्रा की चीजें हैं, वह भी बहुत सुंदर ढंग से वहां आती है। तो यह जो मीता है, दरअसल आप रूप की यह मीता उसकी डायरी है, मीता उसकी सहेली है। तो कहीं ना कहीं एक बेहद कोमल मन के साथ ये सब चीजें बुनी गई हैं, और यह उपन्यास के शिल्प का एक सशक्त पक्ष है, मजबूत पक्ष है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग, चाहे नाम ही हो, अना की अगर बात कीजिए, अनाहिता शर्मा ही अना है, या आपरूप ही रूप है, तो ऐसे जो इस तरह की जो बल खाते हैं भाषा, जब भाषा बल खाती है। गुलजार लिखते हैं अपने गीत में, अपने फिल्मी गीत में, जहां क्या है वो पंक्ति रश्मि जी, जहां तेरी कमर की बल से नदी मुड़ा करती थी, सुना है उस में अब शाम रहा कर। एक बड़ा गीतकार किस तरह से दर्ज करता है, जहां तेरे कमर के बल से नदी मुड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पर अब शाम रहा करती। तो ये जो भाषा जब बल खाती है और इस तरह के जब प्रयोग सहजता से होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब अनाहिता को सुनिए या अना को सुनिए, दोनों एक ही हैं, तो मुझे जॉन एलिया की गजल का एक शेर भी याद हो आता है। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूं। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूं। आखिर
मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। तो जो आजादी की बात लेखक कर रही हैं वे सब अनगूंजें आती हैं, मगर वह आजादी उस श्रृंखल नहीं है, वहां पूरे परिवार को लेकर चलने की जद्दोजहद है। और जिस पुस्तकालय की बात आपने की, बहुत रोचक बातचीत थी, वो महत्वपूर्ण भी थी, और आपने उसे उपन्यास का नायक भी कहा, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और जो मैंने शुरुआत में एक बात की कि किस तरह अनाहिता के पास एक टोही नजर है, जब उस पुस्तकालय को एक बड़ा फंड आता है, एक बड़ी राशि आती है, तब सहसा चौंकती है अनाहिता की यह कैसे, कौन है ये। और तब रुद्र तक वह पहुंचती है जो अमिताभ कुमार हो गए हैं, और नई पीढ़ी है अनाहिता, वह रुद्र को गूगल पे ढूंढ रही है, वहां वे नहीं मिलते, क्योंकि वे तो अब अमिताभ कुमार के नाम से एक जाने माने इतिहासकार हैं। तो वह जो एक नाटकीय परिवर्तन आता है, यह जो एक खास जो एक मोड़ है, जिसको हम लोग साहित्यिक आलोचना में कई लोग ओ हेनरी टर्न भी कहते हैं, वह भी, उसकी भी एक झलक यहां हमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसी कई बातें हैं मित्रों जो कही जा सकती हैं। मैं कुछ एक प्रतिक्रियाएं और ले लूं। दिव्या श्री लिख रही हैं, आप दोनों को ही सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रश्मि पाठक लिख रही हैं, अपने लिखे का विश्लेषण ऐसे सहज भाव से कर रही हैं रश्मि जी कि मन को बांध कर रख दिया। बाल कीर्ति जी जुड़ी हुई हैं, लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कुछ एक और मित्रों के नाम ले लूं, मुन्ना कुमार सिंह, अजय गौतम, सरिता कुमारी, अर्चना निगम, रीता सिंह, कालू राम परिहार और तमाम लोग। मित्रों, अगर कुछ सवाल हो तो वे भी आमंत्रित हैं। और अब हम लोग उपन्यास अंश की ओर चलते हैं। रश्मि जी से अनुरोध करते हैं कि इसके कुछ अंशों का पाठ करें। जी। उपन्यास जो डायरी, जिसकी डायरी की बात हमने की है, तो जो कालखंड 1931 से 42 का, बल्कि 43 उसके आगे तक का भी जो डायरी में हमें मिलता है, वो एक 14-15 साल की बच्ची की नज़र से देखा गया कालखंड है। तो वो जिस तरह से चीज़ों को सुन रही है, क्योंकि उसे एक बहुत ही समृद्ध वातावरण मिल रहा है, जहाँ पे मार्क्सिस्ट जमा हो रहे हैं, जहाँ पे उसका खुद का क्रांतिकारी प्रेमी है, सखा बोलूंगी मैं, प्रेमी शब्द से मैं ज़्यादा सुंदर शब्द मुझे यहाँ सखा लग रहा है रुद्र के लिए, कि जो उसका सखा है वो खुद क्रांतिकारी है, जो उसे एक तरह से ग्रूम कर रहा है, चीज़ों को देखने की बस एक दृष्टि दे रहा है और उस पर छोड़ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उस पर आरोपित कर रहा है चीज़ों को, वो उसे सूत्र दे रहा है चीज़ों को देखने और समझने की। तो वो सब सुन और समझ कर जब वो डायरी में उन चीज़ों को दर्ज करती है, तो वो सिर्फ एक 14 या 15 साल की बच्ची है। तो उसकी दृष्टि से उस इतिहास या उस कालखंड को कहा गया है। तो उसमें हम उस परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते जो एक इतिहासकार या एक रचनाकार लिख रहा होता, तो वो नहीं। हालांकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे आपने जर्मनी का कहा, तो वो देखिए हिटलर के लिए किस तरह से उसको डिस्क्राइब करती है, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत दूर की वो चीज है, जो कुछ है ऐसा, कोई हिटलर जैसा कोई दुर्दांत व्यक्ति है जो लोगों को जलाकर मार दे रहा है गैस चैम्बर में। तो इस तरह से इतिहास इस उपन्यास में आया है, और इसी तरह से इसका पाठ भी किया जाना चाहिए कि एक 14 साल की बच्ची की नज़र से देखा जा रहा इतिहास है या समय है। कुछ पत्र पढ़ूंगी। एक पत्र है, वैसे तो डायरी है जब हम उस समय में जाते हैं, लेकिन एक पत्र है जिसके बारे में भी मुझे बहुत सारे संदेश आए थे कि काश ऐसा पत्र किसी ने हमें लिखा होता जीवन में। तो वह एक पत्र मैं पढ़ती हूँ अंश के तौर पर। ये एक चिट्ठी है जो विवाह रुद्र और रूप, जो दो सखा हैं, बचपन के सखा हैं,
जो साथ में आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, पर्चे लिखते हैं, अखबार लिखते हैं और बड़ों से बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं गांधी के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, सुभाष के बारे में, जर्मनी के बारे में। उस समय विश्व युद्ध हो रहा था। तो उसी बीच में, क्योंकि वो गाँव की एक साधारण लड़की है जिसके माँ-बाप 13-14 के आते उसके विवाह के लिए चिंतित हो रहे हैं, और अचानक पता चलता है कि जैसे कि ये तो घर में ही है एक लड़का जिससे हम इसका विवाह कर सकते हैं। तो जब इन दोनों का विवाह तय हो जाता है, तो जो चिट्ठी रुद्र लिखता है अपनी संगिनी रूप को, वो चिट्ठी मैं पढ़ती हूँ, जो अनाहिता बहुत दिनों बाद डायरी के पन्ने के पीछे जिसे पाती है। 14 जनवरी 1942। मेरी सखी, घर में हमारे विवाह की बात हो रही है। मैं स्तब्ध हूँ। तुम सोचोगी कि इसमें स्तब्ध होने जैसी क्या बात है। शायद तुम यह न सोच बैठो कि मेरा मन ब्याह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बात कुछ दूसरी है। मेरे तुम्हारे बीच में विवाह की बात उठना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी पथ पर दो सहयात्री साथ चले जा रहे हों और अचानक उन्हें रोककर उनका रिश्ता पूछ लिया गया हो। जैसे उस राह पर साथ चलने की शर्त वह रिश्ता ही हो। ब्याह की बात उठने पर मैं, जो अब तक बड़ी ही सहजता से तुम्हारा हाथ थामे बढ़ा जा रहा था, ठिठक गया, चौंका और थोड़ा सहमा भी। शायद अब आगे तुम्हारे साथ उस सहजता से यह यात्रा नहीं कर पाऊंगा जैसे बचपन से अब तक हम करते आए हैं। संसार की दृष्टि में हम स्त्री पुरुष हैं जिनके साथ चलने की शर्त एक रिश्ते में बंधना है। मैं भयभीत हुआ कि अगर हमारा विवाह नहीं होगा तो हमारी यात्रा पर सवाल खड़े किए जाएंगे। भविष्य में हमें साथ चलने दिखने तक से रोका जा सकता है और रूप में तुम्हें खो नहीं सकता। मैं अपना जीवन देश को समर्पित कर चुका था, लेकिन अगर विवाह की हामी नहीं भरने का अर्थ हमारी इस यात्रा का अंत है, तो मुझे विवाह भी स्वीकार है। तुम सोचती होगी कि मैं विवाह के विरुद्ध हूँ। ऐसा नहीं है सखी। मैं विवाह के नाम पर, परिवार के नाम पर अपने प्रेम की बलि नहीं देना चाहता था। अब तक परिवार के ढांचे को बहुत करीब से देखता आया हूँ। परिवार में अक्सर एक मुखिया होता है जिसका दायित्व अपने परिवार को अनुशासन में रखना होता है। यह दायित्व निभाते अक्सर वह निरंकुश हो उठता है। घर के सभी सदस्यों को अपने काबू में रखना चाहता है, लेकिन प्रेम से नहीं, हिंसा से, जोर जबरदस्ती से। अक्सर मुझे लगता रहा कि परिवार में सुरक्षा संबल तो है, बस प्रेम ही शेष नहीं रह जाता। मैं बचपन से ऐसे ही प्रेम विहीन परिवार देखता आया हूँ। मेरे अपने घर में मेरी माताजी जितनी प्रेम में थीं, पिता में उसका अंश मात्र भी नहीं था। वह तो सिर्फ देश से प्रेम करते थे, शायद मुझसे भी नहीं। 5 साल की उम्र इतनी छोटी भी नहीं होती कि कोई बालक अपने मस्तिष्क में पितृ प्रेम की मधुर स्मृतियां न दर्ज कर सके। अपना हृदय टटोलता हूँ तो ऐसी कोई स्मृति नहीं मिलती जहाँ पिता का लाड़ दुलार अंकित हो। और तुम सखी, तुम्हारे साथ रहकर मैंने प्रेम का अर्थ समझा है। तुम्हारा मुझ पर किया गया अखंड विश्वास, तुम्हारे स्नेह भरे शब्द मेरे संबल हैं जो मुझे हर चुनौती से लड़ जाने की ताकत देते हैं। मैंने तुम्हें कभी एक पारंपरिक पत्नी या प्रेमिका ही देखी ही नहीं। तुम मेरी सखी हो, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा, मेरे हृदय के नेह की स्रोत। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा यह प्रेम भी कहीं घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ दे तो क्या हो जो मैं भी एक निरंकुश पति की भूमिका में ढल जाऊं अपनी उस सखी के लिए जो मेरे लिए सांसों की तरह जरूरी है। ऐसा होने मत देना सखी, मुझे लौटा लाना। रुद्र आजीवन तुम्हारा सखा रहना चाहता है। तुम्हारा होना जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना। कभी तुमसे ये नहीं कहा जैसे जीवन अपने ही हृदय के स्पंदन से नहीं कहता कि उसका होना क्या मायने रखता है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम हो तो मैं हूँ सखी। तुमसे विलग भी कोई जीवन होता है यह आज तक न जिया, ना ही उसकी कल्पना की है। तुम स्त्री हो और विवाह तुम्हारे लिए तय मान लिया गया है।
अगर मैंने तुमसे विवाह की हामी नहीं भरी तो बहुत जल्दी परपुरुष घोषित करके मेरी सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। विवाह इस रिश्ते की एक सामाजिक स्वीकृति है, तो मैं उन्हें यह स्वीकृति देने देता हूँ। मेरा मन तो तुम्हारा वरण बहुत पहले कर चुका है। देश के अलावा अपना हृदय, अपना जीवन तुम्हें भी सौंप चुका हूँ। यह समाज, ये लोग क्या स्वीकृति देंगे उस साथ को जो पहले ही आत्मा से बंध चुका हो। ये सिर्फ शरीर का मिलन तय कर सकते हैं। हमारा प्रेम दुनियावी सख्त धरातल पर भी सरस बना रहे, इसलिए जरूरी है रूप कि तुम अपनी शिक्षा पूरी करो। फिलहाल मैट्रिक की परीक्षा पर केंद्रित करो, दुनिया को और देखो समझो। हम विवाह करने में थोड़ा और वक्त लें। हाँ, अगर वे संसार के सामने ये रिश्ता घोषित करना चाहते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं, बशर्ते वे तुम्हें उसके बाद घर में कैद नहीं करें। पुस्तकालय के काम और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। ये मैं बहुत पहले जान चुका हूँ कि मेरे पास सिर्फ तुम हो सखी और तुम्हारे पास मैं। हमें हर रिश्ता निभाते हुए यह सखा भाव आजीवन सहेजना है। तुम मन से कभी क्षण भर को भी विलग नहीं होती हो। अब अपनी यह देह भी तुम्हें सौंपता हूँ। इसे मातृभूमि के लिए पहले ही समर्पित कर चुका हूँ, तो तुम्हें देश के साथ इसे साझा करना होगा। सखी, जहाँ शब्द अर्थहीन हो जाते हैं और अनुपस्थिति अप्रासंगिक, जहाँ कोई हर क्षण हृदय में स्पंदित रहता है किसी अनहद नाद की तरह, मेरे जीवन में तुम्हारा होना ध्यान की वह अवस्था है। सिर्फ तुम्हारा रुद्र। अर्पण जी। जी, मैं बना हुआ। जी, उषा किरण खान अम्मा हमारे बीच हैं। जब मैंने ये कथा लिखी, उसके बाद पहले प्रेम पे एक किताब का मैं संपादन कर रही थी, तो उसमें उषा किरण खान जी ने अपने पहले प्रेम की स्मृतियां जो साहब थे, खान साहब थे, उनके साथ जो साझा की थी, तो मैंने उसको पढ़ते ही कहा कि ये तो लोग कहते हैं कि उस समय रुद्र और रूप संभव नहीं थे, तो ये तो रुद्र और रूप है। जिस तरह से खान साहब ने उषा जी को उस समय मेंटोर किया, जिस तरह से ढाला, जिस तरह से जीवन को देखने की दृष्टि दी, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रुद्र और रूप की कथा को जीवंत होते देख रही हूँ, जो एक सक्सेसफुल शादी में परिणत होती है। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि रुद्र संभव नहीं है, रूप संभव नहीं है, तो मैं तो उषा किरण खान जी और खान सर का रेफरेंस देना चाहूंगी कि रुद्र और रूप संभव है। बिल्कुल जी। एक आध अंश और पढ़ लें और इसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी, जैसे और कि मैंने साथ ही पहले जी जी आप बताएं। हाँ, नहीं, आप पढ़ें। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मृत्यु भी इस उपन्यास का एक थीम है, तो ये एक और अंश मृत्यु से ही संबंधित है। रामेश्वर नामाहम प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्त्या उत्तम लोक प्रात्यर्थ औद्वर्धिक देहिकम करिष्ये। उषा जी लिख रही है, क्या गहरी बात कह गई बेबी, शुक्रिया। तो पढ़ती हूँ। दादाजी भूमि पर लेटे थे, मंत्रों और आंसुओं से घिरे। कुछ प्रहर पहले जो जीवित, स्पंदित, स्नेहिल व्यक्तित्व था, आज पंडित उसे शव बुला रहे थे। मृत्यु द्वार पर झांकती है तो हम जीवन की ओर देखते हैं, उसकी ऊष्मा को आखिरी सांस तक महसूस कर लेना चाहते हैं। भावनाओं, कामनाओं से भरी यह देह एक दिन हिम सी शीत पर जाती है। उसकी सारी जीवंतता, सारा सौंदर्य समेटकर आत्मा जाने किस अनंत यात्रा पर निकल जाती है। पंडित दादाजी के लिए प्रेत योनि से मुक्ति का मंत्र जाप कर रहे थे। अना ने सुना था कि आत्मा 13 दिनों तक अपने प्रियजनों के पास ही भटकती रहती है, अपनी ही देह को मोह और आश्चर्य से ताकती है, अपने बांधवों के आंसुओं से व्याकुल होती है। तन का मुंह इतनी आसानी से नहीं छूटता। जब अपना ही कोई अति प्रिय उसे अग्नि के सुपुर्द करता है, तो राख होती देह से पहले मुंह बंद चटकता है। फिर एक एक कर सारे बंधन खुलते जाते हैं और आत्मा मुक्ति के संधान में निकल पड़ती है। लेकिन दादाजी की प्रिया, उनकी मलकिनी,
तो पहले से ही जीवन के उस पार उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दादाजी की आत्मा अब किस मोह से यहाँ बंधी रहेगी? उनका मोह तो पहले ही उन्हें तज कर जा चुका था। देह तो अब प्रयोजनहीन हो चुकी थी, कामना रहित। लेकिन क्या वास्तव में? अन्ना को याद आया दादा का उसे डायरी सौंपना, उनके पश्चाताप के आंसू, मुक्ति की बात कहना। दादाजी का अन्ना को वो डायरी पढ़ने देने का उद्देश्य सिर्फ रुद्र और रूप की कथा से अवगत कराना भर तो नहीं था। शायद जीवन के अंतिम दिनों में अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा पाने की हुक उन्हें तड़पा रही थी। वह अन्ना से कुछ कहना चाहते थे जिसे कह पाने की मोहलत उन्हें जीवन ने नहीं दी थी। किसी अतृप्त काम किसी अतृप्त कामना का यह प्रेत क्या दादाजी को मुक्त होने देगा? उनकी आत्मा अपनी मलकिनी के संग उस अंतिम यात्रा पर निकल सकेगी जिसके पार मुक्ति उनकी बाट जोहती होगी। राम नाम सत्य है। दादाजी का शरीर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका था। अगस्त का आकाश सुबह से ही नम था। रह रह कर बूंदें पड़ने लगती। गांव के कुछ लोग अन्ना और मुक्ता बुआ के अंतिम क्रिया में शामिल होने पर दबे स्वर में अपनी अस्वीकृति दर्ज कर रहे थे, लेकिन खुलकर कहने का साहस नहीं जुटा पाए। पापा द्वारा उनको दी गई उपेक्षा अन्ना को बेहद भली लगी थी। समाज की जड़ता पर वह अब हैरान भी नहीं होती थी। दादी की अंतिम यात्रा के समय भी वह इससे गुजर चुकी थी। दशकों कुरीतियों पाखंडों की उलझी गांठों को हौले हौले से सुलझाते हुए दादी ने कम से कम गांव के लोगों का जीवन कुछ आसान जरूर कर दिया था। तभी बहुत सारे लोगों में यह हिम्मत भी आई थी कि इस निर्णय का स्वागत कर पा रहे थे। सिमरिया धाम पर आज सावन सोमवारी के कारण गंगा स्नान करने वालों की भी भीड़ जमा थी। एक तरफ बारिश में उमड़ी गंगा, एक तरफ जत्था जत्था लोग। शवदाह के लिए वहां अलग से स्थान निर्धारित थे। वहीं एक चाय की टपरी के पास पड़े खटिये पर अन्ना चुपचाप बैठी शवदाह के सारे संस्कार देख रही थी। अजीब विडंबना थी। कुछ ही दूरी पर मुंडन, जनेऊ, शिशु जन्म के रस्म निभाती भीड़ थी। जीवन था, परंपराओं के लिए उल्लास था। वहीं दूसरी ओर धू धू कर जलते हुए शव थे। अर्जली चिताओं पर मंडराते कुत्ते थे। नम आंखों और भरे चित्त वाली अंतिम विदाएं थीं। गंगा के उस विशाल तट पर जीवन और मृत्यु दोनों ही अपने विराट वैभव के साथ उपस्थित थी। धड़कते जीवन के इतने समीप निष्पन्द मृत्यु कि बस एक छलांग भर की देर और वह जीवन के हर रंग पर काबिज हो जाएगी। एक किनारे राग, रंग, गीत और नाद था, दूसरी ओर थी सब कुछ जला देने को आतुर अग्नि और सभी इच्छाओं के दहन के बाद शेष रह गई तन की राख। अंतिम संस्कार के लिए जमा लोगों और घाट की व्यवस्था देखने वाले हरखू राजा के बीच बहुत देर से बकझक लगी थी। यह भी हिंदू परंपराओं की कैसी विडंबना थी कि अपनी सवर्ण अकर में, जिन्हें अपने साथ एक पंगत में भोजन के लिए बिठाना भी मंजूर नहीं था, छठ घाट पर डलिया सूप उनके हाथों का बना ही चाहिए। यहाँ तक कि अंतिम यात्रा पर निकलने का टिकट भी उसी व्यक्ति से चाहिए जिसे जीवन भर अछूत वर्जित मानकर उसके मनुष्य होने के अधिकार भी वे लीन चुके थे। हरखू राजा भी जानता था कि आज उसका दिन है। पंडित की भी उसने जमकर खिंचाई की। हो पंडित जी, तुम लोग हो गए बड़का लोग, बलेरो स्कॉर्पियो वालों। यहाँ हम राजा हैं। 5,000 एक से 1 रुपया कम नहीं, नहीं तो रखे रहो लहाश, अभी गोला डूबने वाला है नदी में। पंडित जी 2,500 पर अड़े थे। अन्ना को चिढ़ हो रही थी। मृत्यु के बाद भी देह तो दादाजी की ही थी। वह पापा को कई बार कह चुकी थी कि विद्युत दाह के बारे में। नदी और देह की यह दुर्दशा उसके हृदय को बींध कर रख देती थी। ईया तो यही चाहती थी अन्ना, लेकिन दोनों बार रिश्तेदारों के सामने मेरी कुछ नहीं चली। वह सीधा मुझ पर ही दोषारोपण करने लगते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों से जी चुरा रहा हूँ। आरोप लगाने लगते कि पहले से ही माँ बाप का इतना दिल दुखा चुका हूँ और अब अंतिम यात्रा में भी। पापा की आवाज भर्रा गई थी। फिर यहाँ कस्बे में कोई विद्युत दाह गृह है भी नहीं। जो बनाए भी गए थे वे भी बंद पड़े हैं। वो बेहद लाचार और थके हुए लग रहे थे। सुबह से रिश्तेदारों, गांव वालों की भीड़ से घिरे, उनके इच्छानुसार सारा विधि विधान करते, भूखे प्यासे बेहाल। उन्होंने पंडित जी को संकेत दिया कि हरखू राजा को 5,000 दे दें। नहीं हो मुन्ना जी, बहुते रुपया मांग रहा है, लूट रहा है सीधा जानकर तुमको, पंडित जी ने धोती संभालते हुए कहा।
उन्हें अपनी दक्षिणा की फिक्र सता रही थी कि इतना पैसा हरखू राजा ले गए तो उनके हिस्से क्या आएगा, लेकिन पापा ने आगे बढ़ के उसे पैसे पकड़ा दिए। अभी संस्कार पूरी तरह निपटा भी नहीं था कि क्रिया में शामिल लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और घाट के ऊपर बने वैष्णव होटल में जाकर कुर्सी पर जम गए। पापा ने वहां क्रिया में शामिल लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया था। सब सुबह से भूखे थे तो भोजन की व्यवस्था लाजिम थी, लेकिन वे जिस तरह से इमरती गुलाब जामुन पर टूट पड़े थे, यह देखकर लगता नहीं था कि वे किसी मृतक की अंतिम क्रिया में शामिल होने आए हैं। जीवन हर जगह उल्लास खोज लेता है, अंतिम यात्रा में भी। तभी दादाजी की उदारता, उनकी महानता के किस्से बाँचते हुए गपागप पूरियां और मिठाई उदरस्त करते जा रहे थे। अना को समझ नहीं आया कि वे वाकई उनकी तारीफ कर रहे या सभी आप्तवचन व्यंजनों के स्वाद के असर में निकल रहे हैं। उसका मन बिल्कुल उचाट हो चला था। दादाजी के कृशकाय शरीर को अग्नि ने तुरंत लील लिया, उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। पास में ही 2 और चिताएं धधक रही थीं। गंगा का पानी उमड़कर चाय की टपरी तक आ पहुंचा था। चारों तरफ लहर लहर धार। दूर पुल पर से कोई ट्रेन गुजर रही थी। सूरज धीरे धीरे नदी के जल को अपनी धधक में रंगता हुआ उसमें गोते लगाने की तैयारी में था। उसे तो कल फिर से उदित होना था, लेकिन कई जीवन आज इस मुक्ति धाम में हमेशा के लिए अस्त हो गए थे। उनकी कामनाएं बुझ चुकी थीं। मुक्ति धाम सिर्फ देहों को ही नहीं मुक्त करता, वह मन को भी विरक्त कर देता है। जलते शवों के बीच जीवन एकाएक निस्संग निरुद्देश्य प्रतीत होने लगता है। अना के मन की अभी यही स्थिति थी, लेकिन नहीं, दादाजी बिन कहे भी उसे जीवन का उद्देश्य सौंप गए थे। उनकी अंतिम इच्छा उसे पूरी करनी थी। उसे रुद्र को खोजना ही होगा। अर्पण जी। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया रश्मि जी। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी अंश उपन्यास से, और जिस तरह से मुक्ति धाम का एक जीवंत चित्रण यहाँ पर रखा गया, हम लोग उसे भी समझ ही रहे हैं। और किरण शुक्ला जी लिख भी रही हैं कि कैसे ऐसे स्थान पर जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते दिखाई पड़ते हैं। और दिव्या श्री जी की भी एक प्रतिक्रिया, मुझे यह सुनकर कुछ माह पहले दादी की मुक्ति के दिन याद आ गए। अब भी बिल्कुल ऐसा ही होता है वहां। और मित्रों, मृत्यु क्या है? जीवन का ही एक पूरक पक्ष है। ये दोनों ही भाव है, और जिसे रचनाकार ने आज स्पष्ट भी किया कि यहाँ कई ऐसे युगल भाव, सख्य भाव और संबंध साथ साथ चलते हैं। काफी समय हो गया और हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त समय भी लिया। आप लोग भी इस पूरी रुचि के साथ बने रहे, अच्छा लगा। जाते जाते मित्रों, इस उपन्यास पर जो हमने कुछ एक पोस्टर बनाए थे उसे भी यहाँ देखते चलें, क्योंकि इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक और नया उपक्रम चल रहा है, जनसुलभ कहन जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश। तो उसके लिए भी हम विभिन्न कृतियों से, विभिन्न विधाओं की कृतियों से कुछ एक कोटेशंस लेते हैं, कुछ एक खास महत्वपूर्ण पंक्तियां लेते हैं और उसे वहां साझा करते हैं। आप लोग ऐसे कई कोटेशंस विभिन्न पुस्तकों से वहां देख सकते हैं, जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश। तो ऐसे कई पोएटिक पैसेजेस हैं इस उपन्यास में, और जिनमें से कुछ एक की बातें यहां हुई, और सबकी संभव भी नहीं है चर्चा करना, समय की भी सीमा है, मगर कुछ एक अंश इस तरह के पोस्टर से भी हमने सहज उपलब्ध कराने के लिए कहे। जी कुछ कह रही हैं? हाँ, ये पोस्टर आप ध्यान से देखिए, जिस जिस पेड़ की यहाँ पर बात की गई है, अर्पित जी ने उस पेड़ को यहाँ दिखाया है पीछे पोस्टर में। बहुत सुंदर पोस्टर उन्होंने ये बनाया है, जो विलो का पेड़ है। तो जी पीछे जी आपको जी नजर आएगा अपनी पत्तियां नीचे झुकाए टहनियां। बिल्कुल। तो मैं इस अंश को पढ़ देता हूं, और खास तौर से कोशिश रहती है कि कुछ
क्रिएटिविटी उन पोस्टर में लाई जाए, तो ये जो पृष्ठभूमि देख रहे हैं, जो टेक्स्ट है, उसके हिसाब से उससे न्याय करता हुआ कुछ डिजाइन बने। तो एक अंश पढ़ता हूं। पता है सिद्धार्थ, ये पेड़ मुझे बेहद आकृष्ट करते, नदी के जल को चूमते हुए ये जैसे सदियों से किसी की प्रतीक्षा में खड़े हैं। इन्हें देखकर जीवन की सब अबूझ लेकिन जरूरी चीजें, मृत्यु, प्रतीक्षा और प्रेम, एक साथ आंखों के आगे साकार हो जाते। तभी तो ये लेखकों को भी इतना खींचते हैं। शेक्सपियर का तो शायद ही कोई प्ले होगा जहां बिलो के पेड़ अपनी रहस्यमयी प्रतीक्षा के साथ खड़े न मिलते हों। तो ऐसे कई संदर्भ पुस्तकों से आए हैं, क्योंकि पात्र उस तरह के हैं, संवाद उस तरह के हैं, पृष्ठभूमि जो है संवाद की और बुद्धिजीविता की, भावनाओं की उस तरह की है। एक और प्रसंग मृत्यु से ही जुड़ा हुआ, जो इस उपन्यास में कई जगहों पर ऐसे अंश बिखरे हुए हैं, इसको भी पढ़ता हूं। हर कारा, हर कारा जैसे मैं मृत्यु की हर कारा हूं। मैं जीवन की तलाश में जाती हूं। मृत्यु मेरे पीछे बिना कोई आहट किए लग जाती है, मेरे लिए यह संदेश लिए कि जिंदगी को कभी मुकम्मल किया ही नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा छूट ही जाता है। जब भी कुछ कीमती मिला है, जिसे संजो लेना चाहा, उसे खो दिया मैंने। फिर उसे कहां तलाशूं, यह भी नहीं जानती। दुख और रोष से अना का स्वर किसी बरसाती नदी सा उमग रहा था। तो ये अलग अलग प्रसंग हैं, और जिससे केंद्रीय चरित्र अना को भी हम कुछ और सघनता के साथ समझ पाते हैं। तो मित्रों, एक अच्छी चर्चा रही। आप सभी लोग जुड़े, तमाम लोग, कुछ एक मित्रों के हमने नाम भी लिए, और जो अभी और जो लोग जुड़े उनमें विवेक प्रदीप तिवारी जी, उषा किरण खान जी, दीपा मिश्रा जी, आनंद कुमार जी और दूसरे मित्रगण शामिल हैं। कुछ एक मित्रों के नाम छूट भी रहे हों। मैं उन सभी मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, और रश्मि भारद्वाज जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और इस रचना पर इतनी सुंदर बातचीत, सार्थक बातचीत संभव हो सकी। जी शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया अर्पण जी, आपने इतना समय दिया उपन्यास को, और बहुत आत्मसात किया उसकी कथा को, उसके थीम को। जो आपने बातें आज कही हैं, वो सिर्फ आलोचना नहीं है, वो अपने आप में कविता है। कई पंक्तियां उसमें आपकी बिल्कुल कविता के समान थी। तो बहुत सुंदर, बहुत सहृदय दृष्टि इस कृति पर, और आप बिल्कुल इसकी आत्मा तक उतर गए। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपने यहाँ बुलाया भी और इस कृति को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आज जितने भी लोग आए उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पूरे, मुझे लगता है 1.5 घंटे मुझे सुना और आपको सुना, और अपनी इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं दी। और इनमें से काफ़ी लोगों ने उपन्यास पढ़ा है, लगातार मुझसे इस उपन्यास के लिए की रचना प्रक्रिया के दौरान वो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, संदेश देते रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्हें मैं ये कहूँगी कि या तो खरीद के पढ़ लें साहित्य प्रकाशन से, या बेंच पर जाकर पढ़ लें। आप रिग्रेट नहीं करेंगे, मैं यही कहूँगी। बाकी तो आप पढ़ के जो आपको आपकी प्रतिक्रिया होगी उससे अवगत ज़रूर कराएं। जी शुक्रिया सभी लोगों का। धन्यवाद रश्मि जी। बहुत शुभ शुक्रिया रात्रि। आपका। शुभ रात्रि।